ओके स्टार्ट। वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राबता। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर। दुनिया भर में आप हमें सुन रहे हैं www.radio.gv.pk। आज का प्रोग्राम राबता फेसबुक पर आप लाइव भी देख रहे हैं। फेसबुक पर लाइव देखने के लिए आप फेसबुक पर जा सकते हैं और वहां पर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियोज प्रोग्राम राबता सर्च कीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए। लाइव आज का प्रोग्राम भी देख सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है नवीद रिचर्ड साहब, चीफ ऑफ नर्सिंग, और इमरान खालिद साहब, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज से। आप दोनों मेहमानों का ताल्लुक। और प्रोग्राम राबता में सामीन की भी हम कॉल्स शामिल कर रहे हैं, उनके भी गुफ्तगू शामिल कर रहे हैं। आप भी शामिल हो सकते हैं 051-9206-995 या 051-9204-865। आपके हमारे राबते के 2 नंबर। और गुफ्तगू चल रही है नर्सिंग के शोबे के हवाले से कि किस तरह से ये शोबा दुनिया भर में अहम किरदार अदा कर रहा है और किस तरह से बहुत सारी कुर्बानियां हैं और किस तरह से जो लोग इस शोबा में आना चाहते हैं वो उनके अंदर क्या होना चाहिए, किस तरह से वो अपने एक्सपर्टी हासिल कर सकते हैं, या फिर इसका करियर पाथ क्या है, या फिर इसके आउटकम्स क्या हैं। इस तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू हो रही है। नवीद साहब, मैं खासतौर पर पूछना चाहूँगा, जिक्र कर रहे थे कि डॉक्टर और मरीज के ताल्लुक पे बहुत सारी बात होती है। यहीं पर अगर हम बात करें नर्स और मरीज का ताल्लुक, चूँकि आपने जिक्र किया कि 90% इलाज नर्सिंग के हाथ में होता है, तो क्या समझते हैं कि मरीज और नर्स का आपस में क्या ताल्लुक होता है, और इस ताल्लुक को बेहतर करने के लिए, यानी कि बेहतर इलाज के लिए इस ताल्लुक को बेहतर करना भी जरूरी है। तो इस ताल्लुक को बेहतर करने के लिए, ताकि दोनों के लिए एक बहुत अच्छा माहौल हो, दोनों अच्छे अंदाज में काम भी कर सके और जो नर्स वो भी खिदमत कर सके, मरीज का भी अच्छा इलाज हो सके, आप क्या समझते हैं किस तरह का ताल्लुक होना चाहिए? ये ताल्लुक जी, इसको अगर हम बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में देखें तो इसको एक थेराप्यूटिक जो है वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए नर्स और मरीज के बीच में। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का मतलब ये होगा कि जिस अंदाज में मरीज से बात करेगी नर्स या करेगा, जिस अंदाज में वो उनकी खिदमत करेंगे, वही उनके बेहतरी, उनकी सेहत की तरफ उनको वापस लाने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो तमाम केयर, कंपैशन और जो मरीज को कंफर्ट देना है, हम कोशिश करते हैं डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में कि हम वो तमाम चीज़ें अपने नर्सेज के अंदर वो जज्बे को हम उभार सकें, वो इस जज्बे से सरशार नहीं हो तो कम से कम रूशनास तो ज़रूर हों। तो जब ये कम्युनिकेशन का ये लेवल होता है, जब वो खिदमत का ये दर्जा होता है, तो मरीज और नर्स के बीच का जो ताल्लुक है वो इतना खुशाइंद और इतना खुशगवार हो जाता है कि मरीज की आधी से ज़्यादा बीमारी तो उस ताल्लुक की वजह से ही ठीक हो जाती है। ठीक है। और यही बात है कि जब हम घर में भी होते हैं, बीमार होते हैं, तो जब हमें माँ बाप या बहन भी अच्छे अंदाज में एहतियात करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, तो बहुत सारा जो मर्ज है वहीं पर ही उसका निकल आता है। मैं समझता हूँ कि ये तमाम किरदार वो अकेला नर्स या अकेली नर्स हॉस्पिटल में आपके लिए अदा कर रहे होते हैं, तो वहीं पर मरीज का रिस्पॉन्स भी उतना ही आम है। मरीज ने किस तरह से बात करनी है, किस लहजे में बात करनी है। इमरान साहब, आपका बहुत सारा वास्ता पड़ता है ऐसी चीज़ों से। हम अक्सर देखते हैं कि जो मरीज का रिस्पांस है उसके हवाले से बहुत सारी शिकायत आ रही होती है, फिर नर्सिस के रिस्पांस के हवाले से बहुत सारी शिकायत आ रही होती हैं, तो ये ताल्लुक बहुत आम है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ताल्लुक बहुत ही ज़्यादा अहम है। जैसे इसी प्रोग्राम में 2 से 3 दफ़ा जिक्र हुआ कि डॉक्टर और पेशेंट का जो इंटरेक्शन है वो अगर टोटल इंटरेक्शन में कोई 10 to 20% होता है, तो 80 to 90% मरीज़ का जो इंटरेक्शन है वो नर्सिंग स्टाफ के साथ होता है। 24/7 नर्सिंग स्टाफ ने उनकी केयर करनी होती है। तो बहरहाल इस हवाले से ताल्लुक़ तो बहुत ही गहरा है और अहम है। और इसी के ऊपर रोशनी डालने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि मरीज़, तो हम अभी एक जेनेरिक मरीज़ ले रहे हैं, मरीज़ में भी एज की डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट लैंग्वेज से, और हर एक अलग रिस्पॉन्स है। तो उसको यानी एक जगलिंग भी होती है कि आपने हर मिजाज, हर एज के साथ केटर। मैंने खुद ये देखा हुआ है हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में जस्ट रिसेंटली ये मेरे मुशाहिदे से गुजरा है पर्सनल उससे, कि बच्चों के साथ उनको बच्चा बीमार है, स्ट्रेस में है, तो उसके साथ वो बच्चा बन के थोड़ा सा खेलना, उसके साथ बोलना, ऑब्वियसली डॉक्टर्स भी करते हैं और बाकी जो भी मेडिकल स्टाफ है वो करता है। लेकिन नर्सेज का चूंकि एक्सपोजर बहुत लंबे टाइम के लिए वो रहता है और उनको एक तरह का उनको उस तरह संभाल, बुजुर्गों को
कोई ऊंचा सुन रहा है, कोई इस तरह से प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से यानी ढारस मंगानी है, वो बात भी आपसे करना चाहते हैं, तो थोड़ी देर बैठ के उससे बातचीत भी करनी पड़ती है. हो सकता है वो अपना पर्सनल को घरेलू मसला आपसे डिस्कस करना शुरू कर दे. तो ये सारी चीजें नर्सेज अपनी डेली लाइफ रूटीन में जो मेडिसन या मेडिकल केयर है उसके अलावा उसको एक सोशल और उसको एक मॉरल जो करेज है और इनकरेजमेंट है और केयर है वो भी ये अमली तौर पे दे रहे होते हैं. मरीजों के बहुत सारे सवालात होते हैं जी. चूंकि डॉक्टर का जो इंटरेक्शन होता है वो कम वक्त के लिए होता है, तो मरीज के बहुत सारे सवालात होते हैं जो शायद वो डॉक्टर के बात करने के बाद सोचते हैं, और वो तमाम सवालात नर्सेज के साथ कर रहे होते हैं. अब ऑब्वियसली नर्सेज के ऊपर काम का दबाव ज्यादा होता है क्योंकि डॉक्टर्स ऑर्डर्स दे के उसके इलाज तजवीज करके डॉक्टर्स चले जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देकर चले जाते हैं. उसको कैरी आउट करना एक लंबा प्रोसेस होता है, और एक मरीज के लिए नहीं, जब वार्ड में आपके पास 15-20 मरीज हों तो हर एक को उतना वक्त देना, नर्सेज दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज. तो जब ये बात हो रही होती है तो जो टेक्निकल कैच है इस बात में, जो हम अपने नर्सेज को भी समझाते हैं कि अगर आपने, क्योंकि आपका मरीज फ्रस्ट्रेटेड होगा जब उसके वो तमाम सवाल जो वो बाद में सोच रहा होता है वो नहीं पूछ पाता, उनका जवाब उसको नहीं मिल पाता, तो वो बार बार नर्स से उस बारे में सवालात करेंगे. ठीक है. और अगर नर्स 5 मिनट निकाल के अपने उस तमाम बिजी रूटीन के अंदर से मरीज के साथ अच्छे तरीके से बात कर लेती हैं, उनका हाल पूछ लेती हैं, उनको ये बता देती हैं, उनको ये तसल्ली दे देती हैं कि अगर आपको कोई सवाल हो या कोई ऐसी चीज की जरूरत हो तो ये मेरा नाम है, आप जरूर मुझे याद कीजिए, मैं फौरी तौर पे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी. तो मेरा ख्याल है कि वो जो तमाम फ्रस्ट्रेशन है जो मरीजों को होती है वो दूर, वो शायद वो सवाल भी उनके जहन में न रहे. अच्छा, यहाँ पर ये बात बड़ी अहम है कि मैं, आप जो कि खुद चीफ नर्स हैं, तो मैं ये आपको भी एक पैगाम ये देना चाहूंगा कि यकीन करें किसी डॉक्टर या नर्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, या चाहे हॉस्पिटल का अमला हो, किसी भी जगह पर जब वो मर्ज में आपके पास आता है, जब वो तकलीफ में आपके पास आता है, तो आपका कहा हुआ एक जुमला उसे महीनों याद रहता है. जी हाँ. वो अच्छा होगा तो वो हर जगह तारीफ करेंगे, और यकीन करें मरीज इसी बात की वजह से ही बहुत सारे बेहतर हो जाते हैं. और अगर आपने एक जुमला बोल दिया शायद किसी भी वजह से, तो वो चीज उनके दिल से नहीं निकलती और फिर वो उसको वही रखते हैं. तो यकीन तौर पर दोनों जानिब ये समझने की भी जरूरत है कि मरीज भी तकलीफ में है, और मरीज को भी ये समझना बहुत जरूरी है कि जहाँ पर वो आ रहे हैं आपके लिए शायद वो पहला डॉक्टर है, लेकिन उस डॉक्टर के लिए आप दिन में शायद 600-700 मरीज वो डील कर चुका हूँ. तो दोनों जाने भी बहुत जरूरी है. फिर उस नर्स या उस डॉक्टर को भी समझना बहुत जरूरी है कि आपके लिए वो शायद एक रूटीन का मामला है, लेकिन उस मरीज को शायद सालों बाद की बीमारी लगी और वो बहुत परेशान है. तो बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे पेशेंट्स इसी वजह से भी ठीक हो जाते हैं कि डॉक्टर चंद सवालात कर लेते हैं या नर्सेज चंद सवालात कर काउंसलिंग कर लेते हैं. तो काउंसलिंग का बड़ा अहम एलिमेंट है यहाँ. जी हाँ, बिल्कुल. अगर एक मरीज जिसको कुछ शिकायत हैं और आपकी नर्स जाके उसको एक अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, उनकी किसी मौजू के ऊपर अच्छी सी काउंसलिंग कर लेते हैं, तो मैं हमेशा अपने नर्स से यही बात करता हूं, तो आप समझ लें कि अगले 1-2 घंटे के लिए उनकी तमाम तर वो परेशानी आपने दूर कर दी, और आप उसी 1-2 घंटे के अंदर आप बाकी मरीजों की देखभाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं. आप अपना असाइंड काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. तो नवीद साहब, क्या करिकुलम में दौरान तरबियत या निसाब पढ़ते हुए कोई ऐसा मवाद भी शामिल होता है, कुछ ऐसे कोर्सेज भी होते हैं कि खास तौर पर मरीज और नर्स या मरीज और डॉक्टर का ताल्लुक और उस हवाले से क्या हेल्दी रिलेशन कैसे बिल्ड किया जा सकता है, बात की जाए? जहां तक काउंसलिंग के सब्जेक्ट की बात की जाए तो मैं समझता हूं कि ये तो बहुत जरूरी है, जो कि अब तक नहीं पढ़ाया जाता, ना सिर्फ नर्सेज को बल्कि डॉक्टर्स को भी. मेरा ये मानना है, मैं बहुत बिलीव रखता हूं कि जब तक हम उनकी बेसिक ट्रेनिंग में ये काउंसलिंग, ये पेशेंस, उनके तल्ख सवालात को कैसे आपने एड्रेस करना है, कैसे जवाब देना है, उनके तल्ख रवैये को आपने कैसे एब्जॉर्ब करना है, खिदमत तो यही है. क्योंकि अगर हमने खिदमत कर दी और उसके अंदर ये हलीमी मौजूद नहीं है, हम अपनी खुदी को साथ लेकर चलेंगे तो वो खिदमत नहीं होगी. अच्छा, पेशेंस और उसके साथ अब हम देखते हैं कि अब दौर मेंटरशिप का है. ट्रेनर्स, पर्सनल ट्रेनर्स मिलते हैं आपको, टीचर्स के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए, कि कैसे आपने, देखिए हो सकता है कि आपने जो एक टेक्निक लगाई किसी को समझाने के लिए वो दूसरे के लिए सही ना हो, या फिर आप वो कर करके थक गए हो. तो स्ट्रेटेजीज होती हैं बहुत सारी पेशेंट्स को एंगेज करने की,
पेशेंट जो नर्स है और पेशेंट उसका रिलेशनशिप, हो सकता है वो कुछ सवाल बार बार करते हो और आपको कोई ऐसी टेक्निक पता हो कि वो सुन के फिर बाद में रिलैक्स हो जाते हो, वो शायद वो किसी और को ना पता हो। तो ऐसी बेशुमार स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान साहब आप भी अपने तौर पर इस चीज़ को ज़रूर देखें कि शायद बहसीत मैनेजमेंट आप इस चीज़ को देख सकें कि मुख्तलिफ ऐसे सेशंस या ऐसे स्ट्रैटेजीज ज़रूर सिखानी चाहिए दोनों जानिब, पेशेंट्स को भी गाय बगाए जहाँ आपको मौका मिले और डॉक्टर्स को भी, नर्सिस को भी, कि वो पेशेंट्स को इंगेज कैसे करें साइकोलॉजिकली या फिर डिफरेंट तरीक़ेकार से। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जैसा भी नवीद साहब भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे और अपनी पर्सनल बिलीफ और अपना एक इनपुट दे रहे थे कि डॉक्टर्स की बुनियादी ट्रेनिंग में और नर्सिस की ये चीज़ शामिल होनी चाहिए और ज़्यादा आबोताब के साथ। इसी तरीके से जो प्रोफेशन में आ जाते हैं तो फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। तो उसके लिए आई एम श्योर कि गवर्नमेंट लेवल पे भी और हमारी ऑब्जर्वेशन में भी आता है और प्राइवेट सेक्टर भी इसके लिए काम करता है इन जनरल। खुसूसन हम अगर अपने हॉस्पिटल और अपने कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे भी एक एफर्ट की जाती है। जैसे हमारे नर्सिंग के चीफ हैं और इनके नर्सिंग स्टाफ के लिए भी गाहे बगाहे ऐसी ट्रेनिंग्स जिसमें उनकी कम्युनिकेशन को बेहतर किया जा सके, उनकी पेशेंट की हैंडलिंग को बेहतर किया जा सके, तो उसके ऊपर काम किया जाता है। बट एक ये भी हकीकत है कि यूजुअली काम का जो प्रेशर होता है, जितनी ज़्यादा अभी भी शॉर्टफॉल बताई नवीद साहब ने कि जी पेशेंट्स टू नर्सेज जो रेशो है वो कितना बड़ा शॉर्टफॉल है, उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो अमूमी तौर पे जितना वर्कलोड एक नर्स के ऊपर होना चाहिए या फॉर दैट मैटर किसी भी हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हैं और अब हम नर्सेज की खुसूसन बात कर रहे हैं, तो वो चूंकि उससे ज़्यादा रहता है तो फिर डेवलपमेंट साइड कहीं ना कहीं तो एक हकीकत है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बट उसके बावजूद बहरहाल ये अमली तौर पे कोशिश की जा रही है कि और डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में ख़ास तौर पे जब हमारी मैनेजमेंट जब बैठते हैं तो यकीनन वो इस बारे में कुछ इकदाम उठा रहे हैं जहाँ पे हम डॉक्टर्स की काउंसलिंग के ऊपर और नर्सिंग की काउंसलिंग स्किल्स के ऊपर उनको ख़ास तौर पे तरबियत दी जा सके। जी, और ये यकीन खुशाइन बात है कि इतना प्रेशर होने के बावजूद भी इस चीज़ पर ज़रूर वक्त निकालने की ज़रूरत है, इस चीज़ पर बैठने की ज़रूरत है। और सिर्फ मैं समझता हूँ अमले या डॉक्टर या नर्स के एंड पर नहीं बल्कि मरीज़ के एंड पर भी उनकी भी गाहे बगाहे किसी न किसी अंदाज में अगर आपको मौका मिलता है तो उनको भी कि जी आप जिस डॉक्टर या जिस नर्स से मिलने जा रहे हैं, जिस डॉक्टर या नर्स से आपका वास्ता पढ़ने जा रहे हैं, उनके पास आपसे पहले 500 मरीज और भी आ चुके हैं। सो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ जरूरी इस काउंसलिंग की भी जरूरत है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे अगर खासतौर पर जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि चैलेंजेस के हवाले से, यहाँ हमने जिक्र किया कि वो चैलेंजेस जो पेशेंट, नर्स और डॉक्टर के दरमियान होते हैं, प्रोफेशनल वाइज पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं, इस शोबे को क्या चैलेंजेस दरकार है? इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज तो है नंबर्स। जितने नंबर्स पाकिस्तान में हमारी आबादी के तनासब से होने चाहिए उतने नंबर्स मौजूद नहीं हैं। और जिस नंबर को, जिस रेशो को अभी फॉलो किया जा रहा है, जैसे चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल थोड़ा कोशिश करता है कि उस नंबर को इंटरनेशनल नर्स पेशेंट रेशो है उसके मुताबिक 5 मरीजों पे 1 नर्स को तयन होना चाहिए। इसके अलावा जो हम फॉलो कर रहे हैं सरकारी पब्लिक सेक्टर में, वहाँ पे भी तकरीबन एक नर्स जो है वो 10 मरीजों को लुक आफ्टर करती है। बाज़ जगहों पे ये नंबर्स 10 से बढ़ के 20 तक पहुंच जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त जो इस पेशे में है कि उतने नंबर ऑफ नर्सेज, हर साल उतनी प्रोडक्शन बढ़ाई जानी चाहिए। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि उतने नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस बढ़ाए जाने चाहिए और इसके साथ साथ हर साल वो इंडक्शन बढ़ाई जानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां हर साल अभी इंडक्शन 30 नर्सेस एक साल में इंडक्ट किए जाते हैं और कुछ जगहों पे वो 50 और 100 का नंबर है। इससे ज्यादा कहीं पे भी अभी तक इंडक्ट नहीं किए जाते। तो आप ये सोच लें कि अगर हर साल यही नंबर इंडक्ट होता जाएगा तो हमें कितने और साल दरकार होंगे कि हम वो जो 2030 में हम चैलेंज रखे हुए हैं अपने लिए उसको हम मीट कर पाएं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ जो कि तब तक और बढ़ के आगे पहुंच चुकी होगी, हम उसको, उस नीड को मीट कर सकें। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे नज़दीक यही है कि हम और लोगों को, तभी हम बहुत लोगों को इनकरेज करते हैं, आवाम को। ये बात आज मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बात कहना चाहूँगा कि यकीनन आप अपने बच्चों को, एक बहुत खुशाइन बात ये हुई कि
پہلے جب والدین اپنے بیٹیوں کو خاص طور پر بھائی ہوں یا والد ہوں وہ اس شعبے کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور جب ہم انٹرویو کر رہے ہوتے تھے تو بہت ایسے کم لوگ تھے کہ جو کہ اپنے والد کی حوصلہ افزائی اور یا اپنے بھائی کی حوصلہ افزائی کے بعد نرسنگ کے پیشے میں آئے ہوئے ہوں۔ آج کل جب ہم لوگوں کو اپنی جاب انٹرویوز کرتے ہیں تو میں عموماً ان سے پوچھتا ہوں کہ نرسنگ کے شعبے میں آپ کس سے متاثر ہو کر آئے یا کس نے آپ کو سپورٹ کیا فیملی میں سے، تو ٹو مائی پلیجر یہ بات اتنی اچھی اور خوشی ہوتی ہے یہ بات کو سن کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے کہا تھا کہ آپ نرسنگ کے شعبے میں جائیں، ہمارے بھائی نے ہمیں انکریج کیا تھا، میری بہن نرس ہے۔ تو یہ یہاں تک تو یہ بات بہت خوش آئند ہے، لیکن جہاں تک ہم اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان تمام ارباب اختیار کو بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہر سال جو انڈکشن نمبر ہے اس کو بڑھایا جائے تاکہ ہم 2030 کے اس چیلنج کو میٹ کر سکیں۔ جی یقیناً، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ایک گول سیٹ کر رہے ہیں، اور ہم تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب گول سیٹ کرتے ہیں۔ نوید صاحب، یہ بات تو ماننی پڑے گی اور یہ بات کس نہ کسی انداز میں درست بھی ہے کہ ماضی میں یا پھر پچھلے وقتوں میں اس شعبے کو جہاں انڈر مائن اور انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا، وہیں اس کی جانب آنے والے ایکسپرٹس آنے والے بھی سوچتے تھے کہ شاید کیا کر پائیں گے یا کہاں تک جا پائیں گے، کیا گروتھ ہوگی یا کتنا کچھ کما پائیں گے عام الفاظ میں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب اس شعبے کی کیا صورتحال ہے اور اس شعبے میں نئی ایڈوانسمنٹس کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں اس بارے میں بہت پر امید ہوں۔ نرسنگ کا فیوچر انشاءاللہ بہت تابناک ہے۔ اب جو ایک نرس، میں فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں، اور تو ایک نرس جو ابھی فریش گریجویٹ ہو کر آتی ہیں اور کسی بھی ہسپتال میں وہ جاب اپنی آغاز کرتی ہے، میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کروں گا تو کم از کم وہ 40 سے 45 ہزار ماہانہ تنخواہ پہ وہ اپنی جاب سٹارٹ کرتی ہے۔ یہاں وہ اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھ سکتی ہے، جو کہ جس کے بارے میں میں آگے جا کے ذکر کروں گا، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فیملی کو اور اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سپورٹ بھی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات آئی کمائی کرنے کے حوالے سے، اور دوسری بات ابھی آ گئی ان کی تعلیم کے حوالے سے۔ تو اب جا کے جہاں صرف ابھی ہم نے بات کی کہ بیچلرس لیول تک بات کی، اب اس کے اندر لوگ ماسٹرس لیول تک جا رہے ہیں، پی ایچ ڈی لیول تک جا رہے ہیں، اور ماسٹرس میں بھی ڈفرینٹ شعبے ہیں جس کے اندر اب ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہیں جس کے اندر نرسز تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ شعبہ فائنینشلی اور اکیڈیمکلی بہت آگے جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ دنیا بھر میں آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان سے دنیا بھر میں میل اور فیمیل نرس مختلف ممالک میں جاتے ہیں، تو کیا ورلڈ وائڈ اپرچونیٹیز ہیں دنیا بھر میں؟ کیا کیا مواقع موجود ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے، جہاں دوسرے ممالک میں، جہاں ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مائیگریشن کا ٹرینڈ بہت بڑھ گیا ہے، اب وہ پاکستان کے اندر وہ سائیکل کیسے کام کرتا ہے کہ مائیگریشن کا ٹرینڈ ہوا، سعودی عربیہ، مڈل ایسٹ، یوروپ، امریکہ، یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز بہت ساری آ رہی ہیں، تو پاکستان سے جتنے ایکسپیرینس نرسز تھے، جتنا برینس تھے، وہ سب یہاں سے ڈرین ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس گیپ کو فل کرنے کے لیے سرکاری سطح پر اور پرائیویٹ ادارے آپ ہر روز دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ کو نرسز کی جاب ریکوائرمنٹ آپ کو مل جاتی ہے دیکھنے کی، وہ یہاں سے فل کرتے ہیں، جبکہ پروڈکشن اتنی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم ورلڈ وائڈ دیکھتے ہیں تو دوسرے تمام ممالک میں بھی میرا چند ایسے لوگوں سے رابطہ ہوا یا ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی جو کہ دوسرے ممالک میں جاب کر رہے ہیں، اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کب ان سیچوریٹ ہوں گے، وہ تمام ملک کب سیچوریٹ ہوں گے جن میں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہی سننے کو ملتا ہے کہ یہاں بھی لوگ آتے ہیں، کچھ دیر کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے کام کرتے ہیں، چند سال کام کرتے ہیں، پھر اس سے آگے چلے جاتے ہیں۔ سو یہ اٹس اے واسٹ گریزنگ فیلڈ کہ آپ ایک جگہ پہ گئے ہیں، دیٹ فیلڈ از اسٹل گرین، اور پھر آپ ایک نئی جگہ پہ چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مختلف ادوار رہے مختلف گریجویٹس کے، ایم بی اے کا ایک دور رہا، پھر ہم نے دیکھا کامرس کا ایک دور رہا، تو نرسنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کسی بھی اگر دور میں آتے ہیں تو آپ کو بے شمار مواقع ملتے ہیں۔ عمران صاحب، آپ سے مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بڑا خاص سوال کرنا چاہوں گا، جہاں ہم ذکر کر رہے ہیں کہ نرسز کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہیے، ان کا کیا
رویہ ہونا چاہیے ڈاکٹرز کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ. وہیں یہ سوال بھی بہت ضروری ہے، یا وہیں یہ چیز جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کیا مختلف سہولیات دے رہے ہیں نرسز کو کہ وہ ایک بہتر اور موافق ماحول میں بہتر طور پر مریضوں کی بھی خدمت کر سکیں اور اس شعبے میں بھی آگے بڑھ سکیں. اسلام آباد میڈیکل ڈینٹل کالج، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ فیسلٹیز کیا ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، خصوصاً جو نوجوان یا ایسے پیرنٹس جن کے بچے ہیں وہ یہ ایم کر رہے ہیں یا آج کا پروگرام سن کے وہ انکریجڈ ہوں گے اس فیلڈ میں آنے کے لیے، تو عمومی طور پہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش ایک گورنمنٹ کی جانب سے، پرائیویٹ سیکٹر کی، جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. خصوصاً آپ نے اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے حوالے سے، جس کا پارٹ اسلام آباد نرسنگ کالج ہے، تو اسلام آباد نرسنگ کالج میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں موجود ہے، وہ ہینڈز آن جو ٹریننگ ہے اس کا ایک بہترین مواقع ہیں. 500 بیڈس کا ایک ہاسپٹل فل فلیٹ، جس میں آئی پی ٹی، او پی ٹی اور 24 آورز ایمرجنسی، جس میں لیب، ریڈیولوجی، فارمیسی 24 آورز ہے موجود، گائنی کا اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک شعبہ موجود ہے، اور اسی طرح دیگر شعبہ جات بھی ہیں. تو وہاں پہ جو ایک ہینڈز آن ٹریننگ ہے، جو ہمارے نرسنگ کالج میں جو ہماری وائس پرنسپل اور فیکلٹی ہے، پروفیسر حضرات ہیں، اور ان کا جو ایک ورکنگ ہے، نوید صاحب ایز چیف آف نرسنگ ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل اور ان کے عملے کے ساتھ، تو اس میں ان کے لیے ایک بہترین ہینڈز آن پریکٹیکل ایکسپیرئنس لینے کا، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ لیکچرز لے رہے ہیں، آپ کلاسز لے رہے ہیں آپ، تو وہ وہیں دین اینڈ دیر موجود ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک سب سے بڑا جو ونگ پوائنٹ ہے، چونکہ آپ نے مجھ سے سوال کی مینجمنٹ پرسپیکٹو سے، کمیونیکیشن پرسپیکٹو سے بھی، اس کا یہ ہے کہ جب ہم ایڈورٹائز کر رہے تھے تو آئی واز ویری ہیپی ٹو سی دیٹ کہ وی گارنٹی جابس ٹو آور نرسنگ اسٹوڈنٹس، کہ آپ نرسنگ اسٹوڈنٹس جب بھی پاس آؤٹ ہوں گے تو وی ویلکم دیم ٹو جوائن اس. Obviously اس کے سرٹن کرائٹیریا تو ہے، لیکن we welcome them, we sort of guarantee them کہ okay fine, if you want to join work with us, we are here to give you. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری فیسلٹیز ہیں، شاید ابھی ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم سب کو، لیکن یہ جو بنیادی چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. جی سامعین، بہت عام گفتگو رہی. ہم نے یہ جانا سمجھا کہ جو نرسنگ کا شعبہ ہے پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں کس انداز میں صحت کے شعبے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس میں جو مریض ہیں ان کے لیے کیا اہم کردار ہے. پھر ساتھ ساتھ میں اگر ہم مختلف شعبہ جات کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو پاکستان میں میل اور فیمیل نرسز کے لیے کیا کیا مواقع موجود ہیں، کتنا موافق جو ماحول ہے موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم روزگار کے حوالے سے دیکھیں تو ایک بہت بہترین موقع جس میں نکلنے والا ہر گریجویٹ کہیں نہ کہیں ضرور ایڈجسٹ ہوتا ہمیں نظر آتا ہے. اور جیسے ذکر کریں کہ اسلام آباد میڈیکل ڈینٹل کالج یہ ایشور بھی کرتا ہے کہ جو کہیں سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسا شعبہ ہے جس میں کبھی بھی آپ کے لیے مواقع ختم نہیں ہوتے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں ہم نے ذکر کیا کہ مریض اور نرس کا تعلق، یقیناً جہاں ہم بات کرتے ہیں نرس کے حوالے سے، تو ایک دن میں جب اس میل یا فیمیل نرس کے لیے 500-600 مریضوں کو دیکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. وہیں ہم سب کو جو صحت مند ہیں یا بیمار ہیں اس وقت سن رہے ہیں، یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہمارا رویہ بہت میٹر کرتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذرا سے ہارش رویے کی وجہ سے اگلے آنے والے 5 مریض بھی متاثر ہوں. تو اپنی ذمہ داری ضرور یہاں پہ اپنا ذمہ دارانہ کردار بھی ضرور ادا کیجیے. نوید رچرڈ صاحب چیف آف نرسنگ اور عمران قاری صاحب ہیڈ آف کمیونیکیشن اسلام آباد میڈیکل ڈینٹل کالج، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. سامعین، آج کا پروگرام آپ تک پہنچانے تھے پروڈیوسر نیبا بخش ملک، اور پروگرام رابطہ آپ نے اسلام آباد اسٹوڈیو سے سنا. اپنے میزبان رحمۃ اللہ کو دیں اجازت، کل پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.